हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा का संरचना शिल्प। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आत्मकथा व्यक्ति के स्वयं के अनुभवों से संबंधित होती है, इसीलिए रचनाकार काफ़ी हद तक स्वतंत्र होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना में बच्चन जी ने अनेक प्रतिक्रियाएं अपनाई है तथा वह किसी निश्चित पद्धति पर नहीं चले हैं। आत्मकथा अपने अनुभवों से संबद्ध होने के कारण बच्चन जी ने अपने जीवन की वास्तविकता और आकांक्षा को अपनी रचना की अंतर्वस्तु बनाया है। उनके जीवन का यथार्थ ही रचना के बाहर और भीतर का यथार्थ है। इसीलिए उनके जीवन में परिवार की परंपरा का रचना पर गहरा प्रभाव दिखता है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में बच्चन जी ने अपने बचपन से लेकर अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु तक के समय को वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। आत्मकथा के आरंभ में कायस्थ जाति के उद्भव और विकास के साथ उसकी कमजोरियों और विशेषताओं को भी दिखाया गया है। कायस्थ जाति से संबंध लोक प्रचलित कथाओं से रोचकता भी पैदा की है। मध्य भाग में बच्चन जी ने अपने जन्म, परिवार की परंपरा, स्थिति, अपने जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख किया है। आत्मकथा के अंतिम भाग में उन्होंने अपने युवावस्था के जीवन, प्रेम प्रसंग और संघर्षों की तथा पत्नी की बीमारी एवं मृत्यु का मार्मिक चित्रण किया है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में कथा की एकरूपता को बनाए रखा है और अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ते हुए भी बच्चन जी से कथा का जुड़ाव कहीं नहीं टूटता। तार्किकता ने कथा की संरचना को प्रभावशाली बनाया है। किसी नए प्रसंग का वर्णन करते समय उन्होंने भूमिका नहीं बांधी है। बच्चन जी ने जाति, परिवार और समाज से संबद्ध संदर्भों का उपयोग बहुत सोच समझकर किया है, जिससे उनकी रचना का कलेवर व्यापक हो गया है। गद्य की अन्य विधाओं की तरह आत्मकथा लेखन भी लेखक के रचना तत्व होते हैं, किंतु इनकी प्रस्तुति एक निश्चित संदर्भ में होती है, क्योंकि आत्मकथा में घटनाओं और स्थितियों का संबंध रचनाकार के निजी जीवन और अनुभवों से होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में बच्चन जी ने भी अपनी जीवन गाथा को तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों से
जोड़ा है। तटस्थता, आत्मलोचन, युगीन परिवेश आदि आत्मकथा के प्रमुख तत्व हैं। बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद करूं में अपने जीवन की कहानी को तटस्थ होकर लिखा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की अच्छी बुरी सभी प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया है। घटनाओं और स्थितियों पर विस्तार से बात करना ही आत्मलोचन है। बच्चन जी ने स्थितियों का चित्रण भावुकता के साथ किया है, किंतु अनावश्यक विस्तार और अपनी प्रशंसा से बचे रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्साह में सीमा से बाहर जाकर लोगों की मदद करना तथा बाद में अपनी गलती को स्वीकार करना। ऐसे ही क्षणों का चित्रण करके बच्चन जी ने आत्मलोचन किया है। आत्मलोचन की प्रक्रिया ने लेखक की बात को प्रामाणिक, प्राणवान तथा स्थायी मूल्यों वाला बना दिया है। बच्चन जी ने आत्मकथा में अपने जीवन के जिस काल का वर्णन किया है वह भारतीय इतिहास में सुधार तथा स्वाधीनता आंदोलन का समय है। समाज में अनमेल विवाह, छुआछूत, विधवा जीवन आदि क्षेत्रों में सुधार के प्रयास चल रहे थे। साहित्य में समाज और राष्ट्र से जुड़ने की चेतना दिख रही थी। बच्चन जी की रचना में इन सब का उल्लेख भी किसी न किसी रूप में हुआ है। अतः युगीन परिवेश की दृष्टि से भी यह कृति महत्वपूर्ण है। आत्मकथा लिखते समय लेखक को यह भी विचार करना पड़ता है कि किसी जीवन के किन प्रसंगों को किस हद तक सार्वजनिक किया जाए। ऐसे स्थलों पर लेखक संकेत करके छोड़ देता है। बच्चन जी ने भी क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में चंपा और प्रकाशों के संबद्ध बातों को केवल संकेत देकर छोड़ दिया है। हालांकि आत्मलोचन की प्रक्रिया में कई जगह भावुक भी हो उठे हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संरचना शिल्प के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।